हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग और उनका मंडल जो है इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही, कैसे इसका उत्थान हुआ और कैसे आधुनिक युग की कुछ भूमिका, जैसे आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जो पुनर्जागरण व आधुनिकता का प्रवर्तक व पितामह हम लोग किसको मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही मानते हैं। इन्हीं से आधुनिक गद्य की शुरुआत मानी जाती है। तो हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जानेंगे। और इसके पहले जो है कुछ सवाल जो है बहुत ज़रूरी आप लोग कई बार पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से, तो उसको मैं देख लेती हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सर का पीडीएफ मतलब मैंने क्या किया था, उसको नोट किया था कि क्या किया था, उसको कैसे मैंने पढ़ा था। तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि सर का जो पीडीएफ था उसको मैंने निकलवाया नहीं था। वो जब पढ़ाते थे तो मैं उसको नोट करती चलती थी अपनी सुविधा के लिए। तो मैंने पीडीएफ नहीं निकलवाया था। वही चीज़ है कि क्योंकि बार बार क्या क्या आप पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे कि आप अपना नोट्स बनाया हुआ पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं निकलवाया था। फिर सरस्वती पांडे की बुक जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो बिल्कुल हेल्पफुल है। इसमें आपके हिंदी के सारे कंटेंट दिए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार आप देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर उसमें जो चीज़ें मिलती हैं उसको आप ज़रूर पढ़िए, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। फिर इसके बाद है कि एक लोग ने, किसी ने किया था कमेंट कि माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है, इतनी सारी रचनाएं हैं। तो वाकई में रचनाएं तो बहुत सारी हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इसका बस एक ही उपाय है कि जैसे मैंने बताया था कि आप लोग एक दूसरे से रिलेट कर करके चीज़ों को याद करिए। रचनाओं को याद करने का यही एक तरीका है कि एक दूसरे से रिलेट कर करके ना अपनी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं उससे कुछ संबंधित कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए या उससे रिलेट कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। तो उसको और कई बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठने लगेंगी और फिर आगे वो चीज़ सब चीज़ याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर और भी है, बहुत सारे कमेंट तो मेरे पास आ रहे हैं, सबका तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन हाँ ये है कि जो बहुत सारे थे कि पैसे की दिक्कत है बहुत सारे लोगों को, कैसे पढ़ूं। तो भाई जब पैसे की दिक्कत है तो सबसे बड़ा यही एक मौका है कि आपकी वैकेंसी आई हुई है और आप जो है इसमें आप लगन से पढ़िए और अपना किसी तरह से निकाल लीजिए ताकि आपकी जो समस्या है आप वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। और भी ये समस्या सबकी है कि क्या क्या पढ़ें, नोट्स पढ़ें कि किताब पढ़ें कि ऑनलाइन वीडियो देखें, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ना मैंने कहा था कि बहुत सारी किताबें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छी किताबें हैं तो आप जो है उसको ले लीजिए और फिर क्या कहते हैं कि उससे आप पढ़ाई करना शुरू करिए। और जो मैंने बताया है, मैंने जो पढ़ा था, बार बार कुछ लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप सही से बताइए कि आपने क्या क्या किताबें ली थी। तो मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक जो है ना, जो मैंने बताया था जिस वीडियो में, वो लिंक मैं डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी किताब था, क्या था। और हाँ, मैनेज तो चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी वीडियो साथ में देखते चलिए। ज़्यादा किताब मत रखिए, लिमिट में चीज़ें रखिए और उसी को रिवीजन करिए, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तभी दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था कि किताब आप बता दीजिए, नोट्स बता दीजिए क्या है कैसे। मैं बता चुकी हूँ, तो इसका लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आधुनिक काल से कि आधुनिक काल की मतलब शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो आधुनिक काल को तो सबसे पहले, आधुनिक काल का नाम आप लोग जानते ही हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और शुक्ल ने ही आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से, गद्य काल की संज्ञा दी थी। और इन्होंने आधुनिक काल को दो भागों में बांटा था, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो जो गद्य खंड था उसको भी उन्होंने दो भाग में बांटा, एक ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का गद्य, है ना। पहले आप लोगों को पता है कि ब्रज भाषा में सारी रचनाएं होती थी, तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का गद्य। उसके बाद गद्य का उद्भव कैसे हुआ, तो ये गद्य खंड में है। तो गद्य का जो उद्भव हुआ उसको तीन श्रेणी में इन्होंने बांटा। आप लोग रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस तरह से करके। उसके बाद पद्य खंड इन्होंने किया, तो उसको इन्होंने नई काव्य धारा, पुरानी काव्य धारा, दो भागों में बांटा। और नई काव्य धारा जो थी इसमें जो है प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से करके इन्होंने बांटा था। तो प्रथम उत्थान का जो समय था 1925 से 1950 विक्रम संवत था, उसको भारतेंदु युग का नाम दिया गया। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत, इसको द्विवेदी युग कहा गया। और तृतीय उत्थान 1975 विक्रम संवत से, जो मतलब जहाँ जब तक ये थे उसको छायावाद के नाम से जाना गया। तो इस तरह से हमारा आधुनिक काल का मतलब आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपनी किताब जो थी उनकी, उसमें इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो
इन्होंने क्या भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल का और द्विवेदी युग को सुधार काल के नाम से, मतलब जागरण एवं सुधार काल कहा। तो छायावाद युग आया, फिर छायावाद उत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोग काल, नवलेखन काल, इस तरह से उन्होंने भी इसको कई भागों में बांटने का प्रयास किया है। तो भारतेंदु युग का जैसे अभी मैंने बताया कि इनका समय जो है 1850 से 1885 ईस्वी है, और इसको भारतेंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल की दृष्टि से रखकर आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में स्थान दिया है ना। रचना काल की दृष्टि से इनको क्या किया, आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में स्थान दिया, जिसका समय जो है 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत तक माना जाता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम शुक्ल ने ही दिया था, अभी मैंने बताया। तो और भी जैसे रामविलास शर्मा ने, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कोटेशन आते हैं, है ना। तो रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं, जैसे लोक जागरण भक्ति काल को कहा उन्होंने, और नवजागरण आधुनिक काल को कहा। कौन? रामविलास शर्मा ने। तो और एक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रामविलास शर्मा की बात हो रही है। तो इन्होंने 2 भाग में लोक जागरण और नवजागरण, है ना, ये सारी चीज़ें बुक में दी हुई हैं, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन इम्पॉर्टेंट है, हाँ। अभी तक हम लोगों ने अभी पढ़ा रामविलास शर्मा को, मैंने कहा कि लोक जागरण और नवजागरण 2 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक है, उसको हिंदी नवजागरण को। और ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि पुनर्जागरण जो है, इन्होंने कहा है कि पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो जातीय संस्कृति से यहाँ पे क्या मतलब अर्थ निकलता है, जो अंग्रेजी सभ्यता थी उस टाइम में और हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, इन दोनों में टकराहट, मतलब आप लोग साफ देख सकते हैं भारतेंदु जी की रचनाओं में भी और लोगों की रचनाओं में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों का खुलेआम विरोध किया था। तो यहाँ पे जातीय संस्कृति से मतलब है अंग्रेजी सभ्यता और भारतीय सभ्यता से। और हिंदी में जो पुनर्जागरण का कहा जाए या आधुनिकता का प्रवर्तक या पितामह अगर कहा जाए तो भारतेंदु जी के भी हम लोग मानते हैं। तो इनका जो है, अब देखिए ये सरस्वती पांडे की किताब का, ये जो मैंने आपको पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सरस्वती पांडे जी की किताब है, और इसी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत क्या है। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी है, पिता इनके गोपाल चंद है, गुरु इनके थे सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु की थी। भारतेंदु का मतलब क्या होता है? भारत का चंद्रमा, है ना। और उपनाम रसा के उपनाम से ये लिखते थे उर्दू में, ठीक है। तो इस तरह से अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। ये क्वेश्चन मान लीजिए बन सकता है कि कितनी समस्त रचनाएं कितनी, 175 हैं। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या जो है, काव्य ग्रंथ 70 हैं। अब इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित है। अब देखिए इसमें से जो प्रश्न है ना, हमारे 2021 में जो है आया था, 2021 में एक था, इसमें से वो आया था, और इतने सारे हैं ये ना कि याद नहीं होते। तो इसको आपको करना क्या है, जितना भी जैसे 1 2 3 4 दिन भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य सब दिया है, तो इसको आपको रोज रिवाइज करना है ना, मन से। बस आप लगातार, ये याद नहीं होगा, इसको बस आप पढ़ते जाइए, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ, ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। तो देखिए भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, और तो ये काव्य संग्रह है, ध्यान दीजिएगा, 70 है ना इसकी संख्या, तो वही है। तो कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, और जैन कौतूहल, प्रेमाश्रु वर्षण है, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंग, मधु मुकुल, राग, ठीक है, संग्रह। फिर वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, फिर सुमनोंजलि, फिर श्री जीवन जी महाराज चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्त्रोत, निवेदन, पंचक, मान सुपायन, प्रातः स्मरण स्त्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनो मुकुल माला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, फूल बुझावल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, ठीक है। तो इतनी सारी हैं जो 70 ये काव्य संग्रह हैं। इसको आपको रोज रिवाइज करना है, रोज आप पढ़िए, है ना, मन से बस पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब देखिए भारतेंदु कृत विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या किया था, अपनी किताब में मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया था। तो
विजयिनी विजय वैजयंती जो है, ये शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया था। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी थी जो निम्नांकित है। अब ये भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे बंदर सभा है, पैरोडी में है ना। तो अब फिर क्या है कि उर्दू का स्यापा, स्यापा, जैसे अब उर्दू का स्यापा तो याद ही हो जाएगा। फिर समधिन, मधुमास, गाली, नए जमाने की मुकरी, मुकरी, प्रातः समीरन, प्यार, वर्षा विनोद, लावनी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। बंदर सभा पैरोडी में है, उर्दू का स्यापा स्यापा में है, समधिन मधुमास गाली है, एक तरह से गाली नहीं हम लोग का वहाँ चलता है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी, प्रातः समीरन, प्यार, वर्षा विनोद, लावनी। अब रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला, ये क्या है? प्रबंध गीत ही है ये। विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा ये निबंध काव्य है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको पहले हाईलाइटर से करती थी, बाद में पेंसिल से मैं उसको लगाती जाती थी। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कौन कौन से हैं? अब देखिए बद्रीनाथ चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है, और ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण दास हैं। तो इस तरह से ये लोग जो है भारतेंदु मंडल में ही आते हैं। अब देखिए जो है इसमें इनके जो जितने भी भारतेंदु युग के जो लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं, तो इनके वो जो है कैसे आप याद करेंगे, इन लोगों का जन्म का समय कैसे याद करेंगे? तो सबसे आसान देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म सबसे पहले किसको याद करेंगे हम? लाइन से याद हो जाएगा आपको। पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म लेंगे 1850 ईस्वी में। फिर प्रेमघन का जन्म है 1855 ईस्वी में, ठीक है, बद्रीनाथ प्रेमघन का। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब है? 1856 ईस्वी में, 55 के बाद 56। तो जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? 1857 में। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में, राधा कृष्ण दास का 1865 में। तो इस तरह से लाइन से देखिए, है ना। तो आपको मतलब लाइन से आप एक बार इसको लिख लीजिएगा एक जगह पर, तो लाइन से आपको याद हो जाएगा कि इसके बाद इनका है, इसके बाद इनका है। तो इस तरह से आपको जन्म इन लोगों का याद हो जाएगा। अब देखिए कि बद्रीनाथ चौधरी 1855 से 1923, इनका है जीर्ण जनपद, दुर्दशा, दत्तापुर, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादत्त, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक, सूर्य स्त्रोत, है ना, इनका है। अब इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही, जैसे मैंने याद किया था, अपना एक लिंक बनाया था कि जीर्ण जनपद जो है ना, कहाँ के जीर्ण जनपद कैसे, जब किसी की दुर्दशा होती है तो क्या होता है? जीर्ण हो जाता है इंसान। तो जीर्ण हो गया जनपद जो है, जीर्ण हो गया क्यों? क्योंकि दुर्दशा हो गई दत्तापुर की, है ना, उसमें। फिर आनंद अरुणोदय, मतलब सूर्य का सुबह का आनंद अरुणोदय कब होता है? तो जब आनंद अरुणोदय होता है, जब सुबह होती है तो हार्दिक हर्षादत्त हो जाता है ना। हर्षादर्श मतलब एक तरह से हम इसको खुशी के रूप में लेंगे। उसके बाद मयंक महिमा कब होती है? जब अलौकिक लीला होती है। फिर वर्षा बिंदु जब आता है, जब वर्षा मतलब होती है, जब वर्षा बिंदु आता है तो साहित्य लालित्य लहरी होने लगता है ना। लालित्य लहरी, चारों तरफ लालिमा ही लालिमा हो जाती है, लालित्य लहरी होने लगता है। फिर ब्रजचंद पंचक जब आता है तो क्या होता है? सूर्य स्त्रोत। ब्रजचंद पंचक समझिए कोई है, इंसान है, आता है तो क्या कहता है? सूर्य स्त्रोत गाता है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से आपका 1894 में इनका हुआ था मृत्यु। तो इनका प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोत्ती शतक, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। तो प्रेम पुष्पावली, जब प्रेम पुष्पावली मतलब आप किसी वाटिका में जाएंगे जहाँ पे पुष्पों की है, तो वहाँ पे क्या होगा? मन की लहर आपकी एकदम मन की लहर दौड़ने लगेगी, है ना। तो प्रेम पुष्पावली में क्या होता है? मन की लहर हमारी दौड़ने लगती है। लोकोत्ती शतक जब आता है, जब लोकोत्ती शतक हम लिखते हैं तो हमारा मन तृप्यताम हो जाता है, ठीक है। लोकोत्ती शतक जब लिखते हैं तो तृप्यताम हो जाता है। श्रृंगार विलास, है ना, हर गंगा, श्रृंगार विलास मतलब हाँ, गंगा में जाने के बाद क्या करते हैं सभी लोग? श्रृंगार विलास करते हैं। तो श्रृंगार विलास कब करते हैं? हर गंगा, जब हम लोग हर गंगा में जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899। तो इनकी प्रेम संपत्ति लता, इनके देखिए हमें श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, सब में श्यामा श्यामा आया है। तो कहा जाता है कि ये प्रेम करते थे किसी स्त्री से, श्यामा जिसका नाम था। तो उसी पे इन्होंने ज़्यादा मतलब रचनाएं की हैं। तो प्रेम संपत्ति लता 1885 में है, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900, पावस पचासा है इनका 1886, और सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891, राधा कृष्ण दास 1865 में इनका है, और इनका 1907 में इनका मृत्यु हुआ है 1865 में। भारत 12 मासा देश दशा, ठीक है। तो इनका ये जो दो देखेंगे, भारत 12 मासा देश दशा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जो थे,
ये उर्दू में क्या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन जो थे उर्दू में अब्र के नाम से कविताएं लिखते थे। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रेमगन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमगन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमगन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमगन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की थी। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा त्रिप्यमताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी थी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की थी। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। ये पूछता है ना, आप देख लीजिएगा इसको, जितना भी हाईलाइट किया हुआ है सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की है। अब देखिए, उसके बाद रचना की और साथ में फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिचंद के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की थी। भारतेंदु काल के अन्य कवि और कौन से हैं, जैसे नवनीत चतुर्वेदी को। अब देखिए, ये ना हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अन्य कवि हो गया ना, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और अब एग्जाम में क्या कर रहा है कि इन्हीं चीज़ों में से ना आप पूछ रहा है बार बार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं भी जैसे रीतिकाल में भी जो छोटी छोटी किनारी रचनाएं हैं ना, अन्य विविध करके दिया है, या ऐसी चीज़ें जिसमें हमारी नज़र नहीं पड़ती है, उसी में से पूछ रहा है। तो देखिए, नवनीत चतुर्वेदी कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजनी पावस पयोनिधि राधा मोक्ष ओडिसी षड ऋतु और नीति विनोद, दिवाकर भट्ट नखशिक 1884 में, नवोड़ा रत्न 1888 में है। रामकृष्ण वर्मा बलवीर 50, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप प्रेम संदेशा, दुर्गा दत्त व्यास अधमोद्धार शतक 1872 और राधा चरण गोस्वामी नवभक्तमाल गुलाब सिंह प्रेम सही। ठीक है, तो कई बार जब इसको रिवाइज करेंगे ना, दिमाग में चीज़ें बैठती जाएंगी। अब काव्य पंक्तियाँ तो चलिए इनका बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे भारतेंदु की है ना, वो पूछता है ना। तो चलिए, का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो और एक चीज़ है कि जैसे इनका क्या था, भारतेंदु जी का, कि गद्य के लिए खड़ी बोली का मतलब प्रयोग करते थे और पद्य के लिए ये ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और आप लोग इसको पढ़िएगा। और किताब के लिए जो परेशान हैं आप लोग, तो मैं इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं।